लड़कियों ने वहाँ ये बयान दिया कि हमको ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा है, उसी आधार पर, लड़कियों के बयान के आधार पर वो गिरफ्तारी हुई। और उनको वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हर नेता को ये बताना था आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कि हमने अपने केरल की 2 बहनों के लिए कितनी मेहनत की। इस बेल के ऑर्डर को गुण दोष के आधार पर न माना जाए, स्पष्ट लिख दे रहा है कोर्ट। उसके बावजूद जो है मसीह समाज इसको जानबूझकर ऐसे प्रसारित कर रहा है कि उनकी बहुत बड़ी जीत हो गई है। ज्योति शर्मा के साथ थे ना सर, उन जाति को पीछे कमर को पकड़ रहे थे। उनके माता पिता ने जो धर्मांतरण किया है, क्या वो विधिवत किया गया है? क्या वो छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की धारा 5 का पूर्णतः पालन करते हुए उनके माँ बाप ईसाई बने? यदि उनके माँ बाप ईसाई नहीं बने तो ये लड़की ईसाई कैसे हो सकती है बचपन से? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है N24 न्यूज़ खबरों की दुनिया में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि किस प्रकार से अभी दुर्ग शहर जो है वो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था, और आप सभी को ये भी मालूम है कि 25 जुलाई 2025 को जिस प्रकार की घटना दुर्ग के रेलवे स्टेशन में घटती है, और वहीं पर छत्तीसगढ़ बजरंग दल जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई देता है। इस चीज़ को लेकर धर्मांतरण और मानव तस्करी की काफ़ी सारी बातें निकल करके सामने आती है। बजरंग दल की तरफ से सीधे तौर पर मसीही समुदाय के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि लगातार मसीही समुदाय के द्वारा जो है वो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण किया जा रहा है, और वहीं मानव तस्करी की भी बातें जो है वो निकल करके सामने आ जाती है, और उसके बाद पूरे देश में जो है वो कहीं ना कहीं कोहराम समझ जाता है। इस पूरी जो घटना है 25 जुलाई 2025 से लेकर के आज की अगर हम तारीख की बात करें तो आज है 4 अगस्त। इस 10 दिनों में क्या क्या हुआ और उसके बाद किस प्रकार से देश में हलचलें हो चली, वहीं केरल से काफ़ी सारे लोगों का छत्तीसगढ़ में आना, और जिस प्रकार से हर दिन नई नई अपडेट इन पूरे खबरों में निकल करके सामने आना, इन सभी बातों को लेकर जो है संपूर्ण विश्लेषण करने के लिए आज हमारे साथ जो है राजीव चौबे जो मौजूद है। आप सभी को बताना चाहूँगी कि राष्ट्रीय चेतना न्यूज़ के संपादक है, वरिष्ठ पत्रकार है। इनसे इस पूरे विषय में जो आज है हम चर्चा करेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी सर, जैसा कि हमने कहा कि इस संपूर्ण जो है जो 10 दिन का एक घटनाक्रम है, इसके बारे में हम संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये आपसे कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार से 25 जुलाई 2025 को सारा घटनाक्रम हो जाता है, और उसके बाद से बजरंग दल की तरफ से तमाम प्रकार के आरोप जो है वो मसीही समुदाय के ऊपर लगाए जाते हैं। उसके बाद 2 ननों की जो है गिरफ्तारी हो जाती है, और 2 अगस्त 1 अगस्त आते आते उनकी जो है वो रिहाई भी कर दी जाती है। और इस पूरे मामले के बीच में जिस प्रकार का कोहराम देश में मच जाता है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए निधि, ऐसा है 2 ननों के साथ 3 संदिग्ध लड़कियों को देखा गया दुर्ग रेलवे स्टेशन में, और सूत्रों का कहना है कि उनमें से वो लड़कियां जो है वो रो रही थी। उनको रोता देख किसी रेलवे कर्मचारी को कोई शंका हुई, उस रेलवे कर्मचारी ने शायद बजरंग दल के किसी कार्यकर्ता को इसकी सूचना दी। उसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंचे। बजरंग दल भी छत्तीसगढ़ बजरंग दल, उसके बाद जो बजरंग दल के भी 2 वो हैं यहाँ पर। एक तो बजरंग दल मूलतः जो है वो विश्व हिंदू परिषद का एक आयाम है, विश्व हिंदू परिषद का अंग है, और विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुषांगिक संगठन है। तो जो मूल बजरंग दल है उसके जो जिला अध्यक्ष हैं वो, और वो जो शहर अध्यक्ष हैं वो वहाँ पर नहीं दिख रहे थे, लेकिन जो छत्तीसगढ़ बजरंग दल है, जो इस बजरंग दल से टूटकर अलग बनाया गया है, उसके कार्यकर्ता और इक्का दुक्का संख्या में यहाँ के भी रहे होंगे। खैर, जो भी हो, बजरंग दल के कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे तब लड़कियों ने उनको ये बताया कि उनको नारायणपुर ओरछा की रहने वाली है और उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है, लेकिन कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, वो कुछ नहीं बता पा रही थी। जब पूछताछ होने लगी, जब नन से पूछा गया, उनको जीआरपी थाने में ले गए, नन से पूछा गया तो नन का कहना था कि इनको हम नौकरी के लिए आगरा ले जा रहे हैं।
कुल मिलाकर लड़कियों ने वहाँ ये बयान दिया कि हमको ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा है। उसी आधार पर विश्व हिंदू बजरंग दल के एक कार्यकर्ता के द्वारा वो प्राथमिकी दर्ज कराई गई और उन लड़कियों के लड़कियों के बयान के आधार पर वो गिरफ्तारी हुई और दोनों नन्स को गिरफ्तार किया गया, साथ में एक लड़के को, पास्टर जो था। स्थितियां इतनी तेजी से बदली। इसके बाद क्या हुआ कि राजनीतिक दबाव जो है वो पड़ने लग गया जांच एजेंसियों के ऊपर, छत्तीसगढ़ शासन के ऊपर, और इस प्रकार के जो दबाव हुए, केरल से सांसदों का पूरा जत्था यहाँ आ गया। उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और सीपीआई, ये सभी पार्टियों के सांसद थे। मतलब पूरा केरल एकजुट हो गया इन नन्स की रिहाई के लिए। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि आने वाले अगले वर्ष में, मतलब केरल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। केरल में ले देकर 1952 से लेकर आज तक के चुनाव में पहली बार एक सांसद जीत कर आया है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी केरल में अपनी पैठ बनाना चाहती है और केरल में यदि उसको पैठ बनाना है तो ये तो तय माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की विरोधी है। यदि क्रिश्चियंस भी उनके साथ नहीं रहे तो केरल में आगे बढ़ना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को समझ में आ गई कि उनसे एक चूक हो गई है। कहा जाता है कि केरल के सारे सांसद जाके दिल्ली में जो भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं से मिले और उनको आश्वस्त किया गया कि इनकी जमानत में आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, और वो चीज़ देखने में आई कि बड़ी सरलता से उनकी जमानत हुई और जमानत में वो रिहा हुए। सर, इस पूरे मामले में एक और चीज़ जो देखी गई, सबसे पहले ऐसी बातें आई कि जो लड़कियां थी, तीनों लड़कियां जो है वो हिंदू है, ऐसा बजरंग दल का कहना, और उन्हें ऐसे इसलिए लगा क्योंकि आधार कार्ड में जो है वो कहीं ना कहीं हिंदू नाम को जो है वो संकेत कर रहा था, वो जो उनके सरनेम थे। और उसके बाद से फिर ये बातें निकल करके सामने आना कि तीनों लड़कियां जो है वो मसीही समुदाय से बिलोंग करती है, वो क्रिश्चियन है। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, एक तो सबसे पहले आपको ये जो ईसाई मिशनरीज हैं इनकी मोडस ऑपरेंडी को समझना होगा। इनके जो काम करने का तरीका है ये पहले और अब में परिवर्तन आया है। जो जो धर्मांतरण को लेकर नियम सख्त होते गए और नियम जो हैं पहले से बने हुए हैं उन पर जो नियम का इम्प्लीमेंटेशन है वो सख्त होने लग गया, तो इन्होंने एक तरीका बदल लिया। देखिए, वास्तविक में जो छत्तीसगढ़ राज्य धर्म स्वातंत्र अधिनियम 1968 में उसकी धारा 5 में ये व्यवस्था है कि यदि कोई व्यक्ति धर्मांतरित होना चाहता है, यदि कोई व्यक्ति किसी को धर्मांतरित करना चाहता है तो इसकी सूचना उसको जिला मजिस्ट्रेट को देनी है। जिला मजिस्ट्रेट उस पर निर्णय करते हैं या उस पूरे विषय का परीक्षण करते हैं। अब इनको ये समझ में आने लग गया कि ये प्रक्रिया जो टेढ़ी होती जा रही है, इन्होंने एक नया तरीका निकाला है कि आपका वो मतांतरण करवाते हैं, धर्मांतरण की जगह मतांतरण। आप क्रिश्चियन हो गए मन से, लेकिन कागजों में आपका नाम वही बना रहेगा जो पहले था। तो इसलिए यह स्थिति हो जाती है कि आप उनके पेपर्स देख के, आप उनके नाम और सरनेम देख के ये नहीं समझ सकते कि क्रिश्चियन है और वो क्रिश्चियन हो चुके हैं। तो इसी प्रकार इन लड़कियों के प्रकरण में जो है वो दो तीन चीजें स्पष्ट बड़ी जो दिख रही है वो ये है। इनमें से एक लड़की ने एनडीटीवी के पत्रकार को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं पिछले 6-7 सालों से मसीही धर्म का अनुसरण कर रही हूँ, मैं क्रिश्चियन हो चुकी हूँ पिछले। यदि वो 6-7 साल पूर्व उसने धर्मांतरण करवाया है तो क्या उस छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र अधिनियम 1968 की धारा 5 के तहत उसने वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की है? ये एक जांच का विषय है। इसको जांच एजेंसी कितना गहराई के साथ जांच करती है उसके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ये एक जांच का विषय है। ये यहाँ पर चूंकि शिकायतकर्ता बजरंग दल का एक कार्यकर्ता है, यदि जांच एजेंसी इसको नहीं भी छूती तो वो अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में इन बातों को रख सकता है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि जो लड़की 5-6 साल पहले या 6-7 साल पहले क्रिश्चियन बनी, उसने विधि का पालन करते हुए, नॉर्म्स को फुलफिल करते हुए धर्मांतरण किया है या नहीं। दूसरा, कोर्ट के जो जमानत आदेश है उसमें उनका कहना है, जज का कहना है, ये तो कोर्ट का वर्डिक्ट है कि 2 लड़कियों ने, शेष जो 2 लड़कियां हैं, उन्होंने एफिडेविट दिया है कि वो बचपन से ही क्रिश्चियन धर्म का पालन कर रही हैं। अब यहां फिर एक विषय आ जाता है, यदि वो बचपन से क्रिश्चियन धर्म का पालन कर रही हैं, अर्थात उनके माता पिता दोनों ने धर्मांतरण किया है अपना,
तो उनके माता पिता ने जो धर्मांतरण किया है, क्या वो विधिवत किया गया है? क्या वो छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र अधिनियम 1968 की धारा 5 का पूर्णता पालन करते हुए उनके माँ बाप ईसाई बने हैं? यदि उनके माँ बाप ईसाई नहीं बने तो ये लड़की ईसाई कैसे हो सकती है बचपन से? क्योंकि बचपन में जब तक आप वयस्क नहीं हो जाते, आप मतांतरण नहीं कर सकते, धर्मांतरण नहीं कर सकते। जब तक आप वयस्क और पूर्णता एक संतुलित दिमाग के हो ना हो, तब तक आप नहीं कर सकते। तो ये जो है चीजें जो है प्राइमा फेसी दिख रही है कि जांच का विषय ये होना चाहिए। तो देखिए, दूसरा विषय क्या आता है कि नंस का कहना यह था कि हम इनको नौकरी देने के लिए आगरा लेके जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या नंस द्वारा उनको किसी भी प्रकार का नियुक्ति पत्र दिया गया था? किस फर्म में काम करने के लिए ले जा रहे हैं उसके विषय में कोई लिखित अनुबंध हुआ है दोनों पक्षों के मध्य? हुआ है या नहीं हुआ है? छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज रेगुलेशन एक्ट 2013 लागू है 2013 से। इसकी धारा 8 में ये लिखा है कि फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ द प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज को एक बिंदु क्रमांक 1 में जो है विस्तृत रूप से बताया गया है कि द प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज सेल फर्निश डिटेल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स टू कंट्रोलिंग अथॉरिटी विद इन 7 days फ्रॉम द डेट द वुमेन हैज कन्वेड बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से बाहर जाने से 8 दिन पूर्व उनको सक्षम अधिकारियों को सूचित करना है, अगर वो ले जा रही है तो। ये नियम है। तो क्या उन दो नंस ने इन नियमों का पालन किया है? ये सारी बातें न्यायालय के समय आई नहीं है। न्यायालय के समक्ष इसलिए नहीं आई कि जांच एजेंसियों ने बेल पर जो उनका जो आवेदन था, जो जमानत याचिका थी, उस पर किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं की। उस आपत्ति न किए जाने की वजह से उनको जमानत मिल गई। लेकिन अगर आप सूक्ष्म अध्ययन करते हैं तो इसमें 2-3 ऐसे संगीन अपराध हैं, गंभीर अपराध हैं, जिसकी बराबर जांच करके कोर्ट के सामने साक्ष्यों को अगर रखा जाएगा तो उनका सजा होना तय है। आज यह कह लेने मात्र से कि हम तो पूर्व से क्रिश्चियन हैं और हमको जोर जबरदस्ती पूर्वक नहीं ले जाया जा रहा था और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के कारण हमने दबाव में बयान दिया, तो ये बातें जो है वो कोर्ट के सामने सिद्ध नहीं हो सकती। क्योंकि आपने वहां रोते हुए पुलिस थाने में बताया है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है और उस कल को आप बयान बदलते हो। आप किसी भी अपराध में एक बार आप पुलिस के सामने एक बयान देते हो, फिर जाके न्यायालय में दूसरा बयान, प्रेस के सामने दूसरा, फिर न्यायालय में तीसरा, तो उसको लेकर एक शंका की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और ये जांच एजेंसी और वकील के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितनी मुस्तैदी से इस पर काम करते हैं और कितनी चुस्ती के साथ काम करके उनको सजा दिलवा सकते हैं। एक इस पर और प्रश्न करना चाहूँगी सर मैं आपसे कि जिस प्रकार से अचानक से फिर ये जो बयान जिस बयान के बारे में हम बात कर रहे थे, उस बयान में ये भी कहा जाता है कि बजरंग दल के द्वारा जो है उनके साथ छेड़छाड़ भी की गई है और बहुत सारी धमकियों की बातें सामने आती। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, बड़ी स्पष्ट सी बात है। ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता और इनके बीच में जो भी चर्चा हुई, वीडियो में दिखा गया, निश्चित रूप से बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं को अति उत्तेजित अवस्था में देखा गया है। लेकिन मारपीट या छेड़छाड़ जैसे आरोप लगाने का मतलब ये है कि पुलिस थाने में जितने अफसर वहां ड्यूटी में थे उन सबकी संलिप्तता। तो क्या पुलिस ये स्वीकार करेगी कि हमारी अभिरक्षा में हमारे थाने के अंदर किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ हो गई या मारपीट हो गई, या पुलिस क्या ऐसा करने दे सकती है? ये एक किसी भी पुलिस के जिम्मेदार अफसर के विरुद्ध इतना बड़ा एलिगेशन है, क्योंकि यदि अगर ऐसा होता है तो ये बात उसकी नौकरी के ऊपर आती है। आप कल्पना करके देखिए कि पुलिस थाने के अंदर किसी भी अपराधी या सो कॉल्ड अपराधी या अभियुक्त के साथ अगर कोई मारपीट या इस प्रकार की घटना होती है और कोई अनहोनी घटना हो जाए तो उसकी तो नौकरी चले जाएगी। तो ये कहना सरासर गलत है कि पुलिस अभिरक्षा में पुलिस के सामने उनके साथ छेड़छाड़ हुई। ये सारी ये फैब्रिकेटेड जो है आइटम्स है, वो इस केस को कमजोर करने की दृष्टि से ईसाई मिशनरियों के दबाव में ये लड़कियां बयान दे रही हैं। वो भी मैं इस प्रकार की बात है कि प्लेटफॉर्म में होना, वो भी दुर्ग का प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर भीड़ होती है, हर कोई अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे जाने के लिए सबसे पहले प्लेटफॉर्म नंबर 1 ही जाता है, वहीं से प्रवेश करता है। और उसमें इतनी भीड़ होना, लगातार वहाँ पर मीडिया भी कवरेज कर रही थी, हम भी वहाँ पर थे। और उसके बाद ये भी कहना कि जब हमें धमकी दी जा रही थी और हमारे ऊपर जो है हमें जो है देखिए क्या होता शब्द सरासर गलत है। प्रथम दृष्टया ही ये समझ में आता है कि ये गलत इल्ज़ाम है, क्योंकि आप
शिकायतकर्ता को डिमोरलाइज करने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए काउंटर अटैक कर रहे हैं। और ये देखिए क्या ईसाई मिशनरियों की ताकत इतनी ज़्यादा है, एक तो इनके पास करोड़ों अरबों रुपए की विदेशी फंडिंग है और इनका ज़बरदस्त राजनीतिक प्रभाव है। सरकार के ऊपर यहाँ से नहीं देश विदेश से भी दबाव पड़ने लगता है। तो निश्चित रूप से इस केस को अपने पक्ष में करने के लिए अपनी ननों के बचाव में जो कुछ कर सकते हैं वो सब करेंगे और वो कर रहे हैं। एक और बातें आती है सर सामने कि अक्सर जो है विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल है और तमाम प्रकार के जितने भी हिंदू संगठन हैं, कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर लोग देखने लगे हैं या देखते हैं। वैसे में सिर्फ विजय बघेल जो यहाँ के लोकसभा के सांसद है, दुर्ग लोकसभा के, सिर्फ उनका बयान आना और उसके बाद किसी भी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि का, विधायक का और किसी का भी बयान सामने ना आना, या स्पष्ट रूप से जो है सामने आकर इस पूरे विषय में अपनी बातों को न रखना, इसे कैसे देखते हैं सर? वहीं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी एक नज़र आया, ननों के समर्थन में नजर आया। विधायक तो विधायक, एक एक पार्षद, चाहे वो दुर्ग नगर निगम के हो, भिलाई नगर निगम के हो, रिसाली नगर निगम के हो, कहीं पे भी हो, तो सबसे ज्यादा बड़ा एक जत्थे के रूप में ये लोग दिखाई दे रहे थे। कांग्रेसी पूरे एक दिखाई दे रहे थे। वहीं बीजेपी से, जैसा कि मैंने कहा, कहीं ना कहीं एकजुटता की कमी भी दिखाई दी इसमें। देखिए ये क्या है कि एक व्यक्तिगत रुचि का भी बात होती है। सबसे पहली तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का, मुझे ऐसे नहीं लगता कि कोई स्पष्ट रूप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन से या फिर सत्ताधारी दल से, मुख्यमंत्री की तरफ से या कहीं से किसी भी प्रकार का कोई निर्देश या आदेश अपने कार्यकर्ताओं या विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को मिला। ये नहीं मिलने की वजह से विजय बघेल जी के बारे में चूंकि जाना जाता है, विजय बघेल एक बहुत ही मुखर वक्ता है, नेता है, और वो किसी भी बात में त्वरित जो है अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। जो भी चीज़ उनको लगता है कि ये गलत हो रहा है, वो इस चीज़ की परवाह नहीं करते कि सामने से क्या निर्देश आया या क्या आदेश आया। जो उनको दिखता है गलत, वो तुरंत बोलने वाले हैं। तो उन्होंने लोकसभा में, क्योंकि राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ शासन के ऊपर आरोप लगाया पहले, तो उसका रिफरकेशन आना था, और उसका रिफरकेशन लोकसभा में कौन देता? जो इस क्षेत्र का सांसद है उसी को देना था। राहुल गांधी ने भी बोला, उनके शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बोला, इस प्रकार के और भी कुछ सांसदों ने उनके लोकसभा में इस विषय को उठाया। तो इस विषय को लोकसभा में काउंटर करता कौन? दुर्ग जिले के सांसद को करना था, तो उन्होंने किया। शेष लोगों की बात आप जैसे करेंगी, जनप्रतिनिधियों की, चूंकि मैंने बताया कि प्रदेश संगठन की तरफ से या मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसा कोई आदेश या निर्देश दिखा नहीं, इसलिए वे सारे के सारे सामने नहीं आए। और जो दूसरी बात यह है कि ये जो मैंने पहले बताया कि 2 ही दिन में इनको समझ में आ गया कि केरल के चुनाव को लेकर, जब केरल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष खुद आके यहाँ पर खड़े हो जा रहा है नन्स के पक्ष में, और वो कह रहे हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं से बात हो गई है, उसके बाद किसकी वो थी हिम्मत की वो आ जाता। रही बात भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के रिश्ते की, तो सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी अनुसांगिक संगठन हैं, इनको संघ परिवार कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी भी उस संगठन का हिस्सा है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि जो संघ का एक घटक काम कर रहा हो, उस काम के लिए सारे के सारे घटक मिलकर उसका साथ दें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तो 50 से अधिक अनुसांगिक संगठन है, लेकिन ये सब एक साथ कब दिखते हैं? जब मूल संघ का कार्यक्रम होगा, जब इनका पथ संचलन होता है, जिस दिन इनके बड़े कार्यक्रम होते हैं, तब ये सारे के सारे, लेकिन उसके बाद सब अपने अपने काम में लगे होते हैं। तो एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप करने का काम है नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी, आवश्यक नहीं है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के हर कार्यक्रम में शामिल हो, और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल में तो स्पष्ट रूप से राजनीति से दूर रहने के निर्देश होते हैं। तो विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल में या संघ के किसी दायित्व में जब तक कोई कार्य करता है, कोई स्वयंसेवक है, तब तक वो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं रख सकता, ये स्पष्ट है। एक और चीज अभी काफी ज्यादा देखी गई कि जिस प्रकार से केरल से पूरा एक डेलीगेशन आता है, और हमने भी देखा जब ग्राउंड जीरो में रिपोर्टिंग की तो कि वहाँ से जो डेलीगेशन आई थी, कुछ यहाँ के तुर्क भिलाई के पत्रकारों का ये आरोप भी है कि वहाँ के जो मीडिया बंधु थे, उन्होंने डेलीगेशन से कहा कि यहाँ के लोगों को आप जो है वो एंटरटेन मत करिए, यहाँ की मीडिया को। और वहीं हमने भी काफ़ी कोशिश की कि केरल से आए सांसदों से, विधायकों से बातचीत करने की कोशिश की, बट एक जैसा रिस्पॉन्स आना चाहिए था वैसा नहीं दिखाई दे रहा था। देखिए उसका कारण क्या था कि ये सारी जो कवायद, जो सारी वो कसरत यहाँ कर रहे थे, उसका प्रदर्शन कहाँ होना था? केरल में। तो इन्होंने केरल से अपनी मीडिया को बुलवाया और जो मलयालम भाषा में बात कर रहे थे,
आप जिस भाषा में उनसे बात करते हैं उस हिंदी को समझने वालों का प्रतिशत ही बहुत कम है केरल में। और उनको वहां ज्यादा से ज्यादा हर नेता को यह बताना था आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कि हमने अपने केरल की 2 बहनों के लिए कितनी मेहनत की। तो आप देश पूरा देखे या ना देखे, उनको क्या फर्क पड़ता है, उनको इससे कोई मतलब ही नहीं था। उनकी टीआरपी कहां बढ़ रही थी, उनको बढ़ाना कहां था, केरल में। अपनी जो मेहनत वहां दिखानी थी लोगों को, वो सफल रहे उसमें। फिर आपको मेरे को, मैंने 2 नेताओं से बात की, आपको मैं क्लिपिंग भी दिखाऊंगा, तो बड़े सरसरी तौर पे हमसे बात करके वो भाग जाना चाहते थे। जबकि जो मलयाली मीडिया था उसके साथ खड़े होकर लगभग आधे घंटे उन्होंने बात की। तो उसका कारण यही था कि वो उनको अपनी सारी चीजों को केरल वालों को दिखाना है, बाकी देश भर देखे ना देखे उनको कोई फर्क नहीं पड़ना था। पर ऐसे में यहाँ की जनता जो इंतजार में थी, क्योंकि काफी बड़ा चर्चा का विषय था कि केरल से डेलीगेशन निश्चित रूप से केरल से डेलीगेशन आया है और यहाँ की जनता जानना चाहती थी वो क्या कह रहा है। लेकिन केरल के डेलीगेशन को यहाँ की जनता से कोई रुचि नहीं थी। उनको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि छत्तीसगढ़ के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। एक झड़प भी देखी गई कि वहाँ की मीडिया से यहाँ की मीडिया की एक झड़प भी कहीं ना कहीं दिखाई दी। वो होता है, निश्चित रूप से होता है। आप वहाँ की छोड़िए, यहाँ की मीडिया का यहाँ से हो जाता है। कई बार होता है कि आपके आईडी आगे क्यों आ गई, मैं पहले पूछ रहा था आपने क्यों पूछना चालू कर दिया। ये तो सामान्य तौर पे होता ही है, क्योंकि मीडिया कर्मी जो है वो हर मीडिया कर्मी चाहता है कि उसके कैमरे को, उसकी आईडी को ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज मिले, और इस बीच कोई दूसरा आता है या उसको जब नहीं मिलता महत्व तो झड़प की स्थिति हो जाती है, होता है। अच्छा सर, वापस आना चाहेंगे धर्मांतरण वाले मुद्दे पर। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार से एक विशेष कानून अभी तक बनाया नहीं गया है, जैसा कि हमें पता चल रहा है धर्मांतरण को लेकर। नहीं, धर्मांतरण को लेकर मध्य प्रदेश के समय जो बना हुआ कानून था वो छत्तीसगढ़ में भी प्रभावी हुआ। वो है धर्म स्वातंत्र अधिनियम 1968। तो ये मध्य प्रदेश का नियम था। और छत्तीसगढ़ में क्या हुआ कि जितने भी राज्य के नियम थे, जब राज्य का विभाजन हुआ, छत्तीसगढ़ अलग राज्य होना, तो लगभग सारे के सारे नियम, सिर्फ नाम बदला, मध्य प्रदेश की जगह छत्तीसगढ़ हो गया। वो सारे के सारे पर, जैसे छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, ये मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 था, जो छत्तीसगढ़ आने के बाद छत्तीसगढ़ हो गया। तो उसी तरह मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र अधिनियम 1968 जो है वो छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र अधिनियम 1968 के रूप में यहाँ प्रभावी है। इसमें धारा 5 में जो मैंने बताया उस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि किसी भी व्यक्ति को, वयस्क व्यक्ति को, और जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है, यदि धर्मांतरण करता है तो उसको डीएम को सूचना देनी है। तो वो व्यवस्था, लेकिन सूचना देने मात्र से क्या हल हो जाता है? और जो अभी जो इसका जो इन लोग दूसरा शॉर्टकट अपना रहे हैं कि मतांतरण कर रहे हैं, धर्मांतरण नहीं कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, जहाँ तक कि मेरी जानकारी है, मैं बहुत ज़्यादा पुख्ता उसके साथ नहीं कह सकता, लेकिन छत्तीसगढ़ की अभी की जो सरकार है, और उसमें विशेष रूप से हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जो हैं, वो इसमें लगे हुए हैं और नए नियम की तैयारी हो रही है। जहाँ तक कि मेरी जानकारी है कि इसका ड्राफ्ट जो है लगभग तैयार हो चुका है। तो आने वाले किसी भी विधानसभा सत्र में रखकर उसको नियम का रूप दिया जा सकता है। ये मैं इस बारे में मैं बहुत ज़्यादा विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस नियम में बड़े संशोधन की तैयारी चल रही है और कुछ नए कड़े जो है प्रावधान आएंगे, जिससे आने वाले समय में धर्मांतरण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। जी सर, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन करने के बाद भी ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है, ज़्यादातर कि हिंदू लोग जो है क्रिश्चियन धर्म अपना लेते हैं, वहीं आधार कार्ड में सरनेम जो उनका होता है वो हिंदू वाला ही होता है। देखिए, उसका कारण यही है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि विधिवत प्रक्रियाओं का पालन करते हुए यदि वो धर्मांतरण करते हैं तो उसमें तकनीकी दिक्कतें आती हैं। इन दिक्कतों को, अच्छा, दूसरा क्या होता है, आज की तारीख में बार बार स्वयं को अल्पसंख्यक साबित करने के लिए आज भी जो जितने ईसाई नेता आए थे जो वहाँ केरल से, और केरल में चूंकि उनकी संख्या ज़्यादा है, एकमात्र राज्य ऐसा है, और उत्तर पूर्व के राज्यों में इनकी संख्या ज़्यादा है ईसाइयों की, बाकी सभी जगह बहुत कम है उत्तर भारत में और इधर। तो ये नहीं बताना चाहते कि हमारी संख्या बढ़ रही है। इससे क्या होता है कि दूसरा समाज जो है वो सचेत होता है, वो अलर्ट होता है कि इनकी संख्या कल तक ये जो 2-2.5% थे या 3% थे, आज ये इतने ज़्यादा कैसे। आज के समय में जो वनांचल है हमारा, जो बस्तर है और जो सरगुजा है, जो जिसने सुदूरस्थ जो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं, जशपुर, सरगुजा, बस्तर, इतनी तीव्र गति से ये हुआ है धर्मांतरण। लेकिन उन्होंने जो नया मोडस ऑपरेंडी जो अपनाया है, उसके तहत ये कहते हैं कि आपने अपना मत बदल लिया, आप यीशु के भक्त हो गए, इतना पर्याप्त है, नाम आपका जो भी हो,
अब इससे दो लाभ मिलते हैं। एक तो ऑन पेपर्स वो चीजें आती नहीं, प्रक्रिया का पालन आपने करवाया नहीं, आपने अपने धर्म में उसको शामिल कर लिया, आपकी संख्या ऑन रिकॉर्ड बढ़ी नहीं, किसी को इस बात की खबर है नहीं और वो आपका अपना हो गया। दूसरा क्या होता है, अभी तो खैर स्थिति, मान लो ओबीसी समाज से कोई व्यक्ति है, अगर वो ईसाई बन जाता है, धर्मांतरण कर लेता है, तो उसको ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर कोई शेड्यूल कास्ट है और वो चला जाता है, धर्मांतरित हो जाता है, क्रिश्चियन हो जाता है, तो उसको उसका आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, सिर्फ आदिवासियों को छोड़कर। आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि आदिवासियों, क्योंकि आदिवासी को आदिवासी माना जाता है, और ये जो आरक्षण शेड्यूल कास्ट को, अनुसूचित जाति को या ओबीसी को मिलता है, वो इस आधार पर मिलता है कि हिंदू समाज में लगातार पिछड़े रहे हैं और सामाजिक पिछड़ेपन के कारण इनको आरक्षण का लाभ। लेकिन जब ये हिंदू ही नहीं रहे तो ये भेदभाव वाली बात ना होगी। तो ये उस चीजों से बचने के लिए अपने आप को ऑन पेपर्स क्रिश्चियन नहीं बताते, दोहरा लाभ ले रहे हैं। एक तरफ तो मिशनरियों से जो आर्थिक लाभ मिलना है वो भी ले रहे हैं, जो उनको देखिए क्या होता है, जो करोड़ों अरबों की फंडिंग है वो आती कहाँ है, वो कहाँ काम कर आती है। इनके जो शिक्षा में, इनके स्वास्थ्य की देखरेख में हॉस्पिटल्स और जो स्कूल्स बनते हैं, उनमें इनके बच्चों को पढ़ाई में इनको लाभ दे देते हैं। कभी कभी नगद पैसे से भी मदद की जाती है बीमारी की स्थिति में या अन्य किसी जरूरत की स्थिति में। तो वो लाभ जो ईसाई मिशनरियों से मिलने वाला है, वो लाभ भी वो ले रहे हैं, और शासन की नीतियों का जो लाभ मिलना है उनको अपनी जाति का, वो भी ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्यों कोई चाहेगा कि मैं ऑन पेपर्स क्रिश्चियन बनूं और अपनी संख्या को भी बताऊं लोगों को कि हमारी संख्या इतनी हो गई है और हम तेजी से बढ़ रहे हैं, कल को हो सकता है वो अल्पसंख्यक ही ना रह जाए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इस प्रकार का काम किया जा रहा है। अभी जिस प्रकार से ननों की जो है वो रिहाई की गई है, उसके बाद से मसीही समुदाय इसे अपना बहुत बड़ा जीत बता रहा है। मैंने जब उनके एक नेता से जेल परिसर में बात की तो उन्होंने कहा कि न्यायालय ने ये पाया है कि इनके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आरोप सिद्ध नहीं हो रहा है, कोई भी सबूत नहीं मिले, इन कारण इनको बेल दे दी गई, और सारा मसीही समाज इसको अपनी विजय के रूप में बता रहा है। जबकि जो आदेश है न्यायालय का वो इतना स्पष्ट है कि उसको किसी ने पढ़ा नहीं, और बिना पढ़े इस प्रकार की बातें जो सामने आ गई। न्यायालय के आदेश में लिखा है, देयर इज नो रिक्विजिशन फ्रॉम द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी फॉर कस्टोडियल इंटरोगेशन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन्स। It is apparent that the investigation as well as the trial shall require a reasonable span of the time for completion. The investigating agency has not placed any material on record before the court to show how continued custody of the accused person would be necessary for the investigation or ends of the justice. Hence, this court is of the opinion that the applicants accused person are entitled to be enlarged on the regular bail. उसके बाद की जो लाइन आती है वो सबसे बड़ी वो स्पष्ट वक्तव्य है कोर्ट का, जिसको दबाया जा रहा है। The order generating bail shall not be constructed as a reflection on the merits of the case, which shall be examined as at the appropriate stage. तो कोर्ट का कहना यह है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उनसे अतिरिक्त समय नहीं मांगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत है, मतलब अभिरक्षा में हमको और पूछताछ की आवश्यकता है। इसको देखते हुए, और कितना समय लगेगा ये कहा नहीं जा सकता इस जांच में, इसलिए उस समय अवधि का लाभ उसको मिला। दूसरा, कोर्ट ये स्पष्ट कहता है कि इसको मेरिट्स के आधार पे ना देखा जाए, क्योंकि मेरिट्स मतलब गुण दोष, तो गुण दोष का परीक्षण समय आने पर किया जाएगा। तो इसको गुण दोष के, इस बेल के ऑर्डर को गुण दोष के आधार पर ना माना जाए, स्पष्ट लिख दे रहा है कोर्ट। उसके बावजूद जो है मसीह समाज इसको जानबूझकर ऐसे प्रसारित कर रहा है कि उनकी बहुत बड़ी जीत हो गई है। तथ्य इतने बड़े बड़े हैं जांच के लिए, और सबूत इतने ज़्यादा है इनके पास कि यदि प्रॉपर उसकी जांच होती है, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होती है और सही चार्जशीट बनती है, तो इनका बचना मुश्किल है, ना असंभव है। जैसा हमने आपसे कहा था कि एक संपूर्ण विश्लेषण जो है इस पूरे मामले पर हम करेंगे, और काफ़ी सारी बातें जो है सर से हुई है, अभी काफ़ी सारी चीज़ें जो है निकल कर के आई है। अब आगामी समय में ही देखते हैं कि अब इस सारे मामले में किस प्रकार की बातें और चीज़ें निकल कर के सामने आती है। तब तक के लिए बने रहे N24 न्यूज़ खबरों की दुनिया के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। N24 न्यूज़ खबरों की दुनिया की तरफ से मैं निधि सिंह राजपूत।